हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, अभिनंदन सभी का। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना जो चैप्टर है सुमिरनी के मन के, इसके जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे अपन। और इसमें जो आपके जितने टॉपिक हैं तो इसमें तीन छोटे छोटे जो लघु निबंध हैं तीनों के अपन करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे बालक बच गया। ठीक है, सबसे पहले जो अपन करेंगे उसमें अपन ये देखेंगे जो बालक बच गया, इसके आपके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बालक बच गया के प्रश्न उत्तर, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक से और भी जितने बनते हैं वो सारे के सारे अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आपको पता होगा छोटा सा बालक था, 8 वर्ष उसकी जो है उम्र थी, और उस बालक से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थे। तो वो प्रश्न जो है वो यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी, पहले आप कभी भी है ना प्रश्न को ध्यान से समझ लो। अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो आपको सारे प्रश्न आंसर आ जाएंगे। तो देखो क्या लिखा है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबको पता है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे कि बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के पूछे गए थे। कैसे? जैसे कि उसने रसों के नाम बता दिए, आपको पता होगा कुल 9 रस होते हैं, उसने 9 रसों के नाम बता दिए और उसके उदाहरण दे दिए। इसके अलावा धर्म के 10 लक्षण बता दिए। प्रश्न बन सकता है यहाँ से, छोटे छोटे प्रश्न की धर्म के कितने लक्षण बताए थे बच्चे ने, तो धर्म के उसने 10 लक्षण बता दिए। उसके बाद पानी जब 4 डिग्री से नीचे जाता है तो ऊपर की जो परत होती है ना वो पानी की जम जाती है, लेकिन नीचे मछलियाँ जिंदा रह जाती हैं। तो 4 डिग्री से नीचे होने पर भी मछलियां कैसे उसमें जीवित रह जाती है वो भी उसने बता दिया, क्योंकि नीचे पानी जमता नहीं, तरल रहता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो भी उसने बता दिया। जैसे आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी आ गई और यहाँ पर चंद्रमा आ गया, तो जितना भाग चंद्रमा का, जितना भाग इस पृथ्वी से ढका रहेगा, जो भाग दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ेगी, तो वहाँ पर अपन कहते हैं वो उसे चंद्र ग्रहण मानते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये चंद्रमा आ गया और उसके बाद यहाँ पे नीचे पृथ्वी रहती है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के चक्कर काटता है, ऐसे घूमता रहता है। तो बीच में चंद्रमा आ गया, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पर जो है ना ये हो गया आपका पृथ्वी। अब क्या होगा कि जब चंद्रमा बीच में आ गया तो चंद्रमा के बीच में आने से जितना हिस्सा सूर्य का हमें दिखाई नहीं देगा उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये भी उसने समझा दिया। उसके बाद हेनरी 8वें की पत्नियों के नाम, जो कि इंग्लैंड के शासक थे हेनरी, उसका बता दिया, उसकी पत्नियों के नाम बता दिए। और पेशवाओं का कुर्सीनामा है ना, उनकी पूरी वंश जो है वो वंशावली वो बता दी। और ये जो सारे जो आंसर इसने बताए हैं ये उसकी उम्र या उसका जो लेवल था उससे हाई लेवल के प्रश्न थे, बच्चे ने बता दिए, क्योंकि उसे रटा दिए गए थे ऐसे सारे के सारे प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसने रटंत विद्या के आधार पर दिया था। उसके स्वाभाविक जो बालक की जो मूल प्रवृत्ति थी उसे दबा दिया गया था। ये सारे इस प्रकार उसने जो है वो प्रश्नों के जवाब दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपना प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। यावत जन्म का मतलब होता है जब तक जीवित हूं तब तक लोक सेवा करूंगा। तो देखो बालक के पिता, जो कि प्रधान अध्यापक थे, उस विद्यालय के हेडमास्टर थे, उसको यह पंक्ति कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा बिल्कुल गहराई तक रटा दिया था। आपको बेटा यही कहना है कि कोई भी पूछे कि बड़े होके क्या करोगे, तो कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, मतलब जब तक मैं जीवित हूं मैं लोक सेवा करूंगा, ऐसा उसे रटा दिया था। बालक के पिता को यह लगता था कि यह पंक्ति बोलने से उसके बेटे की तारीफ होगी, लोग उसकी वाहवाही करेंगे, इसीलिए उसे ये पंक्ति रटा दी गई थी। नेक्स्ट है अपना तीसरा प्रश्न है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली, सुख की सांस क्यों भरी। तो प्रिय बच्चों, आप सबको पता है कि छोटा सा बालक था और वो रटंत विद्या के आधार पर सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा था। लेखक को यहाँ पे लग रहा था कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो भावना है, उसको दबा दिया गया है। और जब बालक से पूछा गया कि बेटा
तुम्हें इनाम क्या चाहिए? तो बच्चे ने सोच विचार किया और उसके बाद कहा लड्डू। तो लेखक ने जो है वो सुख की सांस ली थी। इसलिए देखिए पढ़ेंगे, आप लिखेंगे कि लेखक जब उस बच्चे से मिला और उससे पूछे गए सवालों के बारे में पता चला तो लेखक को बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि वह बच्चे की योग्यता और उसकी उम्र के हिसाब से अधिक थे। जो प्रश्न पूछे गए थे वो हाई लेवल के थे। लेखक को यह देख करके लगा कि उस बच्चे का बचपन कहीं खत्म सा हो गया है, उसके बचपन को छीन लिया गया है, क्योंकि उसके पिता ने उसको ज़्यादा समझदारी का पाठ पढ़ाया है। लेकिन जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगे तो लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका लड्डू मांगना उसके अंदर के बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो लेखक ने सांस ली, एक सुख की सांस ली कि चलो भाई आखिर बच्चा अपने स्तर पर आ ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न ये है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है? हमने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से प्रसंगों में आपको लगता है कि उस बालक की जो प्रवृत्तियां थी, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां थी, उसको दबा दिया गया। तो देखो, निम्न बातों से पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। पहला तो था कि एक छोटे से बच्चे को श्री हादी के सामने प्रदर्शनी के लिए लाया जाता है। उस बच्चे को, वो जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, उस वार्षिक उत्सव में बच्चे को सबके सामने उपस्थित किया, उससे प्रश्न पूछने के लिए और एक प्रकार से उसका प्रदर्शन किया जा रहा था। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये बच्चे की जो प्रवृत्तियां थी उसका गला घोटा गया। दूसरा ये था कि बालक को उसकी योग्यता और उम्र से अधिक के प्रश्न पूछे जाते थे, तो ये भी जो है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों को यहाँ पे दबाने का काम था। नेक्स्ट था कि किसी ने भी ये अपेक्षा नहीं की थी कि इनाम मांगने पर वह बालक लड्डू की मांग करेगा, और जब उसने अपने बालपन के कारण लड्डू की मांग की तो सभी बड़ों की आंखें झुक गई और एक प्रकार से उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा। तो ये ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें ये आभास कराते हैं कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता था या गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला अपना प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि बालक बच गया। ठीक है, जो नाम है, शीर्षक है, पहले अपना जो निबंध है, लघु निबंध, उसका टॉपिक, उसका शीर्षक है बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्ते का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, उसके स्वाभाविक, छोटे बालक को आप कल्पना कीजिए, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या उसका वर्णन करना है। तो देखो, बच्चा बालपन से ही जाना जाता है, बच्चा बचपन से ही जाना जाता है। क्या करता है उसकी आदत होती है शरारतें करना, चंचल होना, खेलना कूदना, जिद्दी होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है वो करता है। अगर एक बालक कम उम्र में यह सब छोड़ करके बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दे तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बच्चे से उसका बचपन छीनना बच्चे के विकास को रोक देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इसके अलावा ये जितने भी वीडियोस हम कर रहे हैं, अगर ये सारे वीडियोस अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट दे करके, और इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, आपकी परीक्षा में एमसीक्यूज़ भी आएंगे, है ना। तो ये जितने भी आप ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन, आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, ओके, RISE, और
प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा हमारा ऐप, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे 12th क्लास के लिए। हिस्ट्री का कोर्स, हिंदी का कोर्स, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और वो सारे के सारे कोर्सेज हमने जो है आपको अवेलेबल करवाए हैं। वहाँ पर टॉपिक वाइज कंप्लीट आपका सिलेबस मिलेगा और कंप्लीट एक वर्ष, पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ में हम लोग जो है आप लोगों को ये कोर्स मात्र 99 रुपीज़, ओनली मिनिमम चार्ज ओनली 99 रुपीज़ पर आप दे रहे हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे मेरे नंबर भी जो है वो आपको दूंगा, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है अपना कि उम्र के अनुसार बालक में योग्यता का होना आवश्यक है, किंतु उसका ज्ञानी या दार्शनिक होना जरूरी नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके हिसाब से उसमें योग्यता होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई दार्शनिक या ज्ञानी की तरह अगर प्रदर्शित किया जाए तो भाई ये थोड़ा सा क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लर्निंग आउटकम के बारे में विचार कीजिए। तो आप देखो लिखेंगे कि उम्र के अनुसार बालक में योग्यता का होना आवश्यक है, परंतु उस बालक से इतना उम्मीद रखना जैसे कि वह एक दार्शनिक या ज्ञानी व्यक्ति हो, तो यह जरूरी नहीं है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को समाज में प्रथम और सबसे आगे रखने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण दिलाते हैं, और प्रशिक्षण के साथ साथ कई बार तो प्रेशर भी डालते हैं, दबाव भी डालते हैं। बच्चा उससे क्या होता है, तनाव में आ जाता है, बच्चा दबाव में आ जाता है और कई बार गलत जो है वो निर्णय ले लेता है। उनको हमेशा पढ़ाई के अंदर रखना उसके विकास को ख़त्म करता है। मतलब उसे खेलने कूदने नहीं देना, बाहर कहीं जाने नहीं देना, उस पर बंदिशें लाद देना, उस मित्र मंडली से मिलना उसका बंद कर देना, ये सारे क्या करेंगे, उसके बचपन को छीन लेते हैं। बच्चा एक प्रकार से जो है वो माइंड उसका ब्लॉक हो जाता है, संकुचित हो जाता है, अपने आप को हीन महसूस करता है। इससे बच्चे का जीवन यानी उसका बचपन कहीं खो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उसका खेलना कूदना, घूमना फिरना और दोस्तों से मिलना, यह सब भी आवश्यक हैं। तभी बच्चा जो है वो एक उसका शारीरिक विकास या फिर यूँ कह सकते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी संभव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, हाँ तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब अपन करेंगे घड़ी के पुर्जे। दूसरा जो अपना लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे, इसके अपन करेंगे प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट अपना रहेगा घड़ी के पुर्जे, और घड़ी के पुर्जे में अपना पहला प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। तो देखिए कि धर्म के जो उपदेशक हैं, धर्मोपदेशक हैं, है ना, धर्माचार्य हैं, वो अपने कथन को पुष्ट करने के लिए, अपना कथन क्या है कि भाई आम जनता को धर्म के रहस्यों को नहीं जानना, जो कुछ भी धर्म के बारे में उन्हें बताया जाता है उन्हें वो लोग कान ढलका करके सुन लें। कान ढलकाना मतलब कान दे करके सुन लीजिए, जो कुछ भी कहा जाता है उसे आप मान लीजिए, आप उनकी गहराई में मत जाइए, उनके रहस्यों को मत जानिए, ऐसा कहते हैं धर्म के उपदेशक। और वो अपने इस बात को पुष्ट करने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण देते हैं, घड़ी का उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो उसका दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं, धर्म उपदेशक कहते हैं कि जिस तरीके से घड़ी समय जानने के लिए होती है, भाई घड़ी है, घड़ी का काम क्या है, समय बताना। ठीक है, आप क्या करें कि आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई टाइम बताइए, क्या टाइम हुआ है, सामने वाला व्यक्ति बता देगा, आप अपना काम चला लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा खुद टाइम देखना शुरू कर लीजिए। बस घड़ी लाई, देख लीजिए, टाइम देख लिया, बस यही काम है आपका। आपका काम ये नहीं है कि ये घड़ी कैसे चलती है, ये इसमें ये आगे पीछे क्यों नहीं होती, इसमें कितने पुर्जे हैं, कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है, चलो खोल के देखते हैं, ये नहीं करना। तो जिस तरीके से घड़ी को खोल करके आपको नहीं देखना, उसी तरीके से धर्म के रहस्यों को भी आप नहीं जाने। आपका काम है जो बताया जाता है, जिस तरीके से टाइम पूछ करके अपना काम चला लेते हो, उसी तरीके से आप धर्म के रहस्यों को जानने की कोशिश मत करो, और जो कहा जाता है धर्म के बारे में उसे सुन करके अपना काम चला लो। ठीक है, कहते हैं यदि स्वयं घड़ी देखना नहीं आता तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से समय पूछ लीजिए, लेकिन आप यह जानने का प्रयास मत कीजिए कि घड़ी कैसे काम करती है, इसमें कितने पुर्जे हैं, उनके पुर्जे खोल करके देखने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा करने पर तुम्हें निराशा होगी। क्या कह रहे हैं धर्म के उपदेशक
कि अगर आपने ऐसा किया तो आप घड़ी के बारे में कुछ जानते नहीं हो, और अगर आप उसे खोल देते हो तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, बल्कि उसे आपको उससे निराशा होगी। आगे क्या कहते हैं कि धर्म के उपदेशक ये कहते हैं कि ठीक इसी तरह से धर्म के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे सुन लो, उसके बारे में तर्क वितर्क करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। धर्म का रहस्य पता करने का काम तुम्हारा नहीं है, यह धर्माचार्यों का काम है। इस तरीके से अपने मत की पुष्टि के लिए धर्म उपदेशक घड़ी का दृष्टांत देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।